2021 के महत्वपूर्ण समसामयिक मुद्दों यानी करंट इश्यूज की परिचर्चा की श्रृंखला में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव, उससे जुड़ी घटनाएं और अंतर्राष्ट्रीय स्थिति पर उसके कुछ प्रभाव की चर्चा करेंगे। इसमें अमेरिका भारत संबंधों हम लोग शामिल नहीं कर रहे हैं, उसकी चर्चा इस श्रृंखला में आगे होगी। अमेरिका आज भी विश्व का सबसे महत्वपूर्ण देश है। उसकी शक्ति क्षमता में अगर कुछ गिरावट भी आई है तो भी वर्तमान में वही विश्व की प्रमुख शक्ति है। और इस संदर्भ में अमेरिका में जो राजनीतिक परिवर्तन होते हैं, नीतियों में बदलाव होता है, इसका गंभीर असर पूरी दुनिया पर पड़ता है और भारत पर तो विशेष तौर पर पड़ता है। भारत की विदेश नीतियों के लिए अमेरिका आज अति महत्वपूर्ण देश है। लेकिन भारत के पहलुओं को अगर अलग छोड़ दिया जाए तो हम लोग देखें कि अमेरिका में क्या स्थिति आज पैदा हुई है, कैसे हुई है, क्या परिणाम निकला है। नवंबर 2020 में अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव हुआ। उस समय के राष्ट्रपति ट्रंप रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार थे। उनके विरुद्ध डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार जोसेफ बाइडेन थे। बाइडेन राष्ट्रपति ओबामा के कार्यकाल में अमेरिका के उपराष्ट्रपति के पद पर भी रहे हैं। ये चुनाव कई मामलों में अभूतपूर्व था और विशेष तौर पर कोरोना संकट के कारण। कोरोना संकट का सर्वाधिक प्रभाव अमेरिका में भी रहा। कोविड-19 से सर्वाधिक लोग अमेरिका में ग्रसित हुए। 4 लाख से अधिक लोग कोविड-19 के कारण अमेरिका में मौत के शिकार हो चुके हैं। और इस पैंडेमिक में चुनाव का आयोजन काफी कठिन था। लगभग उसी समय भारत में बिहार राज्य में भी विधानसभा का चुनाव हुआ था और वहां भी कुछ कठिनाइयां पैदा हुई थी। लेकिन हम लोग का ध्यान यहाँ अमेरिका पर केंद्रित है। तो इस चुनाव के दौरान उदाहरण स्वरूप अमेरिका में पोस्टल वोटिंग, अर्ली वोटिंग ऐसी व्यवस्था की गई। महामारी के प्रसार को रोकने के लिए राष्ट्रपति ट्रंप का कोविड-19 के प्रति रवैया बहुत ही अलग था। कोविड-19 को बहुत गंभीर मानते भी नहीं थे। उदाहरण स्वरूप मास्क आदि का उपयोग करने से अक्सर इनकार करते थे। तो उनके समर्थक भी इसी दृष्टिकोण से प्रभावित थे। वो भी मास्क आदि का कम उपयोग करते थे, बीमारी को बहुत गंभीरता से नहीं लेते थे।
जबकि बाइडेन के समर्थक बाइडेन के ही दृष्टिकोण से प्रभावित थे, वो इसको बहुत गंभीरता से ले रहे थे, मास्क का उपयोग कर रहे थे, अपने को सुरक्षित रखने का प्रयास कर रहे थे। तो उन समर्थकों ने पोस्टल बैलेट, अर्ली वोटिंग ऐसी प्रणालियों का ज्यादा उपयोग किया। ट्रंप के अधिकतर समर्थकों ने चुनाव के निर्धारित दिन सशरीर मतदान किया, फिजिकल वोटिंग। जब मतगणना हुई, काउंटिंग ऑफ वोट्स जब हुआ, तो इसी के कारण कई राज्यों में एक अजीब स्थिति पैदा हुई। शुरुआत में ट्रंप काफी आगे नजर आते थे, लाखों मतों से आगे, क्योंकि शुरुआत में वहां गिनती होती है शारीरिक मतदान वाले मतों की, फिजिकल वोटिंग। और उसके बाद जब अर्ली वोटिंग और पोस्टल बैलेट वगैरह की जब गिनती शुरू हुई, तो अनेक राज्यों में बाइडेन आगे बढ़ गए, ट्रंप पिछड़ गए। और चूंकि ये पोस्टल बैलेट वगैरह की गिनती में वहां अमेरिका में एक लंबी प्रणाली होती है, इसलिए इसमें समय भी बहुत लगा, कई दिनों तक गिनती चलती रही। ट्रंप ने इन चुनाव परिणामों के बारे में संदेह व्यक्त किया। उनका दावा था कि चुनाव वो जीत चुके थे और बाइडेन के समर्थक धोखाधड़ी कर रहे थे, जाली मत लाकर गिन रहे थे। कुछ हद तक जिस तरह के आरोप भारत में लगते हैं फर्जी मतदान आदि की, यही आरोप राष्ट्रपति ट्रंप लगा रहे थे अपने विरोधियों पर, क्योंकि पोस्टल बैलेट वगैरह की गिनती के बाद ट्रंप पिछड़ गए, बाइडेन की जीत की स्थिति पैदा हो गई। ट्रंप और उनके समर्थकों ने ये अफवाह फैलाई कि चुनाव में बहुत धांधली हुई है बाइडेन के समर्थकों के द्वारा, चुनाव परिणाम को चुरा लिया गया है, द इलेक्शन हैज बीन स्टोलन, और इसका विरोध होना चाहिए। ट्रंप के समर्थकों ने अनेक राज्यों में चुनावों को चुनौती दी, न्यायालयों में वाद दायर किए, अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट तक भी मामले को ले गए, कहीं भी उनको सफलता नहीं मिली। सभी न्यायालयों ने लगभग एक मत से ट्रंप समर्थकों के आरोपों को नामंजूर कर दिया और कहा कि चुनाव सही तौर पर हुआ था। छोटी मोटी अनियमितताएं तो कहीं भी हो सकती हैं, ये पूरे तौर पर चुनाव सही तौर पर आयोजित हुआ। तो चुनाव परिणाम जो निकला, ये अमेरिका का एक नक्शा है, विभिन्न राज्यों को इस नक्शे में, मानचित्र में दर्शाया गया है। जो ब्लू कलर के राज्य हैं वहां बाइडेन डेमोक्रेटिक पार्टी की जीत हुई, लाल रंग वाले राज्यों में ट्रंप की जीत। अब क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से अगर आप जीती देखिएगा तो लाल रंग ज्यादा है, लेकिन मतदान अंततः निर्भर करता है जनसंख्या पर, और अमेरिका में प्रत्येक राज्य को कुछ इलेक्टोरल वोट्स मिलते हैं। इलेक्टोरल वोट्स की कुल संख्या 538 है और इनमें बहुमत पाने के लिए 270 की जरूरत होती है। बाइडेन आसानी से 270 को क्रॉस कर गए, उससे आगे बढ़ गए, अतः उनकी जीत की स्थिति आ गई। क्योंकि अधिक जनसंख्या वाले राज्यों में आप पाइएगा अधिकतर में बाइडेन ही आगे रहे। जैसे अमेरिका का सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला राज्य है कैलिफोर्निया, बाइडेन की जीत।
दूसरे सबसे बड़े राज्य टेक्सास में ट्रंप की जीत, लेकिन तीसरे सबसे ज्यादा जनसंख्या वाले राज्य न्यूयॉर्क में फिर बाइडेन की जीत। और इस तरह से और भी। और अंततः बाइडेन को बहुमत हासिल हुआ। लेकिन ट्रंप और उनके समर्थक इससे संतुष्ट नहीं थे। वो अंत तक दावा करते रहे कि चुनाव में गंभीर धांधली हुई है, असली विजेता डोनाल्ड ट्रंप थे, उनके विरोधियों के ने षड्यंत्र करके उनको हराने की कोशिश की है। अमेरिका के अनेक भागों में तनावपूर्ण स्थिति पैदा हो गई। कुछ लोगों ने यह भी माना कि अमेरिका में लोकतांत्रिक पद्धति के लिए भी खतरा पैदा हो गया। जो अमेरिका दुनिया भर को लोकतंत्र, डेमोक्रेसी का लेक्चर देता है, दुनिया को डेमोक्रेसी पर के रास्ते पर चलने के लिए सिखाता है, उस अमेरिका में ही डेमोक्रेसी के लिए एक गंभीर खतरे की स्थिति पैदा हो गई जब देश का एक बड़ा हिस्सा चुनाव परिणाम को नामंजूर करने लगा। इसमें तत्कालीन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ही मुख्य भूमिका। चुनाव प्रणाली की वैधता पर सवाल उठने लगा, हिंसक स्थिति पैदा होने लगी। और विशेष तौर पर 6 जनवरी का डेट बहुत महत्वपूर्ण होता है। क्यों? अमेरिका की प्रणाली में हर राज्य में जो इलेक्टोरल कॉलेज के जो वोट्स होते हैं, उनको एकत्रित करके अमेरिकी संसद के पास भेजा जाता है, अमेरिकन कांग्रेस। संसद में या संसद के समक्ष इलेक्टोरल कॉलेज के मतों की गिनती होती है और वहीं पर चुनाव परिणाम की औपचारिक घोषणा होती है। और इसके लिए निर्धारित तिथि 6 जनवरी थी। छह जनवरी को वॉशिंगटन में ट्रंप के समर्थक बहुत बड़ी संख्या में जमा हो गए, हिंसक प्रदर्शन करने लगे। अमेरिकी कांग्रेस, संसद का वहां का नाम है, कि बिल्डिंग में घुसने लगे। उसी का ये दृश्य आपके सामने है। और ये अंदर घुसकर तोड़फोड़, मारपीट वगैरह करने लगे। सुरक्षा बलों को भी इन्होंने भगा दिया, उनकी संख्या अपर्याप्त साबित हुई। और संसद की जो बैठक चल रही थी इलेक्टोरल कॉलेज के मतों की गिनती के लिए, उस बैठक को रोक दिया गया। अमेरिकी कांग्रेस यानी संसद सदस्य हिंसक प्रदर्शनकारियों से बचने के लिए अपने कार्यालय में छिप गए। कई घंटों तक अफरा तफरी मची रही, तब जाके सुरक्षा बल स्थिति को काबू में ला सके, प्रदर्शनकारियों को संसद भवन से बाहर निकाल सके, ताकि संसद की बैठक फिर शुरू हो और औपचारिक चुनाव परिणाम घोषित हो। यहां पर जो बैठक होती है उसमें एक अजीब चीज ये है कि जो अमेरिका का तत्कालीन उपराष्ट्रपति होता है वो बैठक की अध्यक्षता करता है। यानी ट्रंप के सहयोगी पेंस जो उपराष्ट्रपति थे वही अध्यक्षता कर रहे थे। उन्हीं का काम था चुनाव परिणाम घोषित करना इलेक्टोरल कॉलेज के मतों के अनुसार। ट्रंप उन पर दबाव डाल रहे थे कि जिन जिन राज्यों में ट्रंप हारे हैं उनके इलेक्टोरल कॉलेज के मतों को नामंजूर कर दिया जाए, कि ये धांधली यहां हुई है, ये नामंजूर किए जाते हैं
और जहां ट्रंप जीते हैं उसको मंजूर कर लिया जाए और ट्रंप को ही विजयी घोषित कर दिया जाए। जनता का जो भी विचार हो, इससे कोई अंतर नहीं पड़ता है। सीधे उपराष्ट्रपति पेंस ट्रंप को निर्वाचित घोषित कर दें, ये इस तरह की कार्रवाई से अमेरिकी लोकतंत्र की पूर्णतः धज्जी उड़ जाती। लोकतंत्र का कोई मतलब ही नहीं बचता। चुनाव परिणाम जनता के मतों से निर्धारित होता है, न कि यहाँ के संसद में आया और उपराष्ट्रपति मनमाने तौर पर नामंजूर कर दें। उपराष्ट्रपति पेंस ने ट्रंप की ये बात नहीं मानी। उन्होंने कहा कि संविधान और कानून के अनुसार उन्हें अपनी जिम्मेदारी निभानी है और उनका काम नहीं है कि वो किसी के मतों को नामंजूर कर दें। जो मत आए हैं उनकी गिनती करवा के चुनाव परिणाम की घोषणा करें। और ये जो हिंसा हुई ट्रंप के समर्थकों के द्वारा, इसको एक दृष्टिकोण से आप कह सकते हैं अमेरिकी संविधान, अमेरिकी संसद पर हमला, अमेरिकी लोकतंत्र पर हमला। और इसमें कोई संदेह नहीं है कि ट्रंप के ही उकसाने से और ट्रंप के द्वारा ही बार बार ये बात कहे जाने के कारण कि चुनाव में बहुत धांधली हुई है और ट्रंप जीते हैं, उनको हराया जा रहा है। इसी कारण ये मॉब, ये भीड़ उग्र हो गई और इसने इस तरह के हिंसात्मक कार्यों में भाग लिया। ये अमेरिका के लिए एक बहुत ही दुखदाई दिन था। अमेरिका विश्व के सबसे एडवांस्ड डेमोक्रेसी में अपने को गिनता है। सेकेंड लार्जेस्ट डेमोक्रेसी, हम लोग सबसे लार्ज में अपने को मानते हैं, सबसे बड़ा, लेकिन सबसे एडवांस्ड डेमोक्रेसी अमेरिका अपने को कहता है। और अमेरिकन डेमोक्रेसी की ये स्थिति, लोगों का हुजूम जमा हो जाए, संसद पर हमला कर दे, चुनाव परिणाम की घोषणा नहीं होने दे और जबरन रिजल्ट को बदलवाने की कोशिश करे, ये सफल नहीं हुआ। सही है, अमेरिका की संस्थागत प्रणाली काफी मजबूत है। न्यायालयों ने नामंजूर किया, उपराष्ट्रपति पेंस ने संविधान कानून के अनुसार ही काम किया, लेकिन फिर भी इस तरह की हिंसा को एक गंभीर चिंता का विषय माना गया। यहां पर उपराष्ट्रपति पेंस आपको दिखाई दे रहे हैं। इन्होंने 6 जनवरी की रात में, इनफैक्ट चूंकि यह हिंसा अफरा तफरी के कारण मध्य रात्रि से ही आगे चला गया था, 7 जनवरी के सुबह उन्होंने जाकर औपचारिक घोषणा की इलेक्टोरल कॉलेज के मतों की। उसी की घोषणा ये हो रही है, कागज उनके सामने है। और इसी को आप मान सकते हैं कि बाइडेन की औपचारिक विजय। चुनाव तो उसके काफी पहले हो चुका था, 2 महीना पहले, लेकिन अमेरिका के जटिल प्रणाली में ये माना जाता है औपचारिक घोषणा। तो ये उपराष्ट्रपति पेंस, जो कि ट्रंप के ही सहयोगी थे और ट्रंप के साथ ये भी उम्मीदवार थे, इन्होंने अपने पराजय की घोषणा की, ट्रंप और अपने पराजय की, और बाइडेन और उनके सहयोगी कमला हैरिस की जीत। लेकिन ये लोकतांत्रिक पद्धति को बनाए रखने के दृष्टिकोण से ये महत्वपूर्ण कदम। बाइडेन 20 जनवरी को राष्ट्रपति का पद उन्होंने संभाला, शपथ लिया। 6 जनवरी को औपचारिक घोषणा थी और उसके 2 सप्ताह के बाद वहां राष्ट्रपति पदभार ग्रहण करता है। ये बाइडेन राष्ट्रपति के कार्यालय में पहुंचकर, व्हाइट हाउस जो है वो कार्यालय भी है, निवास भी है अमेरिकी राष्ट्रपति का, तो वहां पहुंचकर पदभार ग्रहण करके कुछ कागजों पर हस्ताक्षर कर रहे हैं 20 जनवरी के दोपहर में।
ये कार्यभार ग्रहण करते हैं 20 जनवरी के 12 बजे। 12 बजे के पहले तक ट्रंप ही राष्ट्रपति थे। ट्रंप ने एक परंपरा का भी उल्लंघन किया। सामान्यतः जो व्यक्ति राष्ट्रपति होता है वो नए राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होता है और उनके साथ सहयोग करता है। ट्रंप ने यह सब कुछ नहीं किया। उन्हें बाइडेन को बधाई तक नहीं दी और वो व्हाइट हाउस छोड़ के चले गए। उपराष्ट्रपति पेंस उपस्थित थे। उन्होंने फिर इन परंपराओं का कुछ हद तक पालन किया उपराष्ट्रपति की हैसियत से। बाइडेन 20 जनवरी को अमेरिका के राष्ट्रपति के पद पर औपचारिक तौर पर स्थापित हो गए। सत्ता उन्होंने संभाल ली, कार्य शुरू कर दिया। इनकी चर्चा अभी हम लोग करेंगे। लेकिन भारत के दृष्टिकोण से एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है उपराष्ट्रपति का पद। अब तक सब लोग देख चुके हैं उपराष्ट्रपति कमला हैरिस को। ये पिक्चर 20 जनवरी का नहीं है जब वो शपथ ले रही थी, ये बहुत पहले का है। इसका कुछ और महत्व है। कमला हैरिस अमेरिका की विशिष्ट इतिहास और परिस्थितियों को एक दृष्टिकोण से दर्शाती है। अमेरिका की अधिकतर जनसंख्या इमिग्रेंट जनसंख्या है। अन्य देशों से लोग आकर बसे। पहले ब्रिटेन, अन्य यूरोपीय देश, बाद में अफ्रीका से बहुत सारे अश्वेत लोगों को अमेरिका लाया गया। उनको गुलाम बनाया गया, दास बनाया गया। बाद में स्वतंत्र हुए। एशिया के देशों से भी बहुत लोग गए। तो अमेरिका को इसलिए कहा जाता है द कंट्री ऑफ इमिग्रेंट्स, आव्रजकों का देश। तो मूल जनसंख्या जिसको रेड इंडियन कहते हैं, जिनका भारत से कोई संबंध नहीं, केवल नाम उनका रेड इंडियन, उनकी संख्या बहुत कम है। ये आव्रजक हैं, इमिग्रेंट्स हैं, यूरोप, अफ्रीका, एशिया आदि से। जो बाइडेन के पूर्वज आयरलैंड से आकर अमेरिका में बसे थे, बहुत पहले, कई पीढ़ियों के पूर्व में। कमला हैरिस की स्थिति थोड़ी अलग है। इनके माता पिता पहली पीढ़ी के आव्रजक थे। पिता मिस्टर हैरिस जमाइका से अमेरिका आए थे अध्ययन करने के लिए। जमाइका वेस्ट इंडीज का भाग है। भारत में अधिकतर लोग क्रिकेट के दृष्टिकोण से ही वेस्ट इंडीज को जानते हैं। जमाइका उसी वेस्ट इंडीज का एक भाग है। अब ये अश्वेत व्यक्ति हैं मिस्टर हैरिस। इनकी मुलाकात हुई श्यामला गोपालन नामक महिला से, जो भारत से गई थी कैलिफोर्निया, यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया में अध्ययन करने के लिए। वो विज्ञान की स्टूडेंट थी और रिसर्च कर रही थी। बाद में उन्होंने पीएचडी भी हासिल किया। और हैरिस और श्यामला गोपालन के बीच जो मित्रता बनी, उसने विवाह का रूप धारण कर लिया। हैरिस जमाइका के अश्वेत व्यक्ति, अफ्रीकन मूल के, इनके पूर्वज अफ्रीका से काफी पहले जमाइका में आके बसे नहीं थे। इनफैक्ट उनको भी दास के तौर पर लाया गया था। लेकिन जमाइका से ये
अमेरिका आए थे। श्यामला गोपालन भारतीय थी, पढ़ने के लिए गई थी। और उन्होंने खुद कहा था कि उनका उद्देश्य था कि अपनी पढ़ाई पूरी करके पीएचडी करके वापस भारत आ जाएंगी। लेकिन बीच में हैरिस और गोपालन की जो मित्रता हुई, उसने विवाह का रूप धारण कर लिया। और विवाह जब हो गया तो फिर बच्चों का भी जन्म हो गया। उसी में कमला हैरिस, उनकी बहन। तो ये स्थायी तौर पर फिर अमेरिका में ही बस गए, दोनों बस गए। लेकिन अमेरिका में विवाह भी बहुत ज्यादा दिन तक चलते नहीं हैं, ये भी आपको मालूम होगा। अक्सर जल्दी ही समाप्त हो जाते हैं। अभी वही स्थिति आई। कुछ ही वर्षों के अंदर दोनों में विवाद पैदा हो गए और अंततः तलाक भी हो गया। हैरिस के पिता जो थे वो इकोनॉमिक्स के प्रोफेसर थे। इनकी माँ जो थी वो मेडिकल साइंस के क्षेत्र में अनुसंधान करती थी और विशेष तौर पर कैंसर रिलेटेड रिसर्च में उनका काफी नाम था। कुछ महत्वपूर्ण योगदान भी उन्होंने किए थे। डॉक्टर श्यामला गोपालन या श्यामला हैरिस विवाह के बाद, तलाक होने के बाद भी नाम बना रहा। तो कमला हैरिस नाम के पीछे ये पृष्ठभूमि है। कमला उनकी माता ने नाम दिया होगा और हैरिस पिता। इसी के लिए आपने देखा होगा कि ये मिक्स्ड डिसेंट के हो गई। अश्वेत पिता, ब्लैक अफ्रीकन मूल, माता भारतीय मूल। चूंकि अमेरिका में रेड इंडियन एक अलग टर्म है, इसलिए वहां पर इनको साउथ एशियन टर्म यूज किया जाएगा इनके लिए। पाएगा दक्षिण एशियाई मूल के। तो पहली अश्वेत मूल और पहली दक्षिण एशियाई मूल की महिला जो राष्ट्रपति बनी हुई, पहली महिला भी, कोई महिला भी इसके पहले उपराष्ट्रपति के पद पर नहीं आई है। राष्ट्रपति का पद तो छोड़ दीजिए। तो इनके साथ 3 अचीवमेंट्स हुए। पहली महिला, पहली अश्वेत महिला और पहली दक्षिण एशियाई मूल की महिला। भारतीय मूल यहाँ वर्ड नहीं यूज किया जाता है अमेरिका में ज्यादा। वहां पाइएगा कि या इंडियन अमेरिकन कहा जाता है, लेकिन वहां इससे कंफ्यूजन पैदा हो सकता है रेड इंडियंस को लेकर, इसलिए वहां साउथ एशियन डिसेंट। कमला हैरिस अपने माता पिता के तलाक के बाद मां के साथ ही रहती थी, इसलिए एक दृष्टिकोण से मां का ही की ही प्रमुख भूमिका रही इनको बड़ा करने में, इनके शिक्षण, मतलब इनकी पढ़ाई लिखाई वगैरह सब में। और भारत से भी इनका संबंध रहा, क्योंकि इनकी मां कई बार भारत आती थी तो अपनी बेटियों को भी साथ लाती थी। ये एक चित्र है जिसमें आप पाइएगा कि कमला हैरिस के नाना नानी, माँ, मौसी और जो 2 बच्चे बैठे हुए हैं कमला हैरिस और उनकी बहन। और ये चेन्नई का पिक्चर है। कमला हैरिस ने खुद कहा है कि उन पर काफी प्रभाव रहा उनके नाना नानी का और माँ का, क्योंकि पिता तो अलग हो ही गए थे कुछ ही साल के अंदर, जब उनकी आयु लगभग 7 साल थी। लेकिन फिर भी पृष्ठभूमि ब्लैक भी रही। और चूंकि अमेरिका में ब्लैक पॉपुलेशन की एक बड़ी संख्या है, इसलिए राजनीतिक तौर पर अश्वेत पहचान, ब्लैक पहचान का ज्यादा महत्व। भारतीय पहचान का महत्व अपेक्षाकृत सीमित। तो कमला हैरिस ने राजनीतिक दृष्टिकोण से उस ब्लैक पहचान पर काफी जोर दिया है, उसका फायदा उनको मिला है। अब कमला हैरिस अमेरिका के उपराष्ट्रपति के पद पर हैं
और चूंकि जोसेफ बाइडेन सबसे वृद्ध राष्ट्रपति हैं, 78 साल की आयु में राष्ट्रपति बने हैं, तो बहुत लोग मानते हैं कि अगले चुनाव में बाइडेन उम्मीदवार नहीं बनेंगे और ज्यादा संभावना रहेगी कि कमला हैरिस ही डेमोक्रेटिक पार्टी की उम्मीदवार बने। ये दृश्य है 20 जनवरी को, जब कमला हैरिस का शपथ ग्रहण हो रहा था, तो उनके ननिहाल में लोग जमा होकर देख रहे थे कि उनके गांव से जुड़ी हुई एक महिला दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण देश की उपराष्ट्रपति बन रही थी। ये एक महत्वपूर्ण उपलब्धि एक दृष्टिकोण से भारत के लिए भी। और इसकी काफी संभावना रहेगी कि कमला हैरिस भविष्य में न केवल राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार बनेंगी, हो सकता है वो पहली महिला राष्ट्रपति भी बन जाए। कुछ लोगों का यह भी मानना है कि हो सकता है कि 2024 में अमेरिका में 2 भारतीय मूल की महिलाएं ही उम्मीदवार बने। कमला हैरिस डेमोक्रेटिक पार्टी की तरफ से है और निकी हेली वो भी भारतीय मूल की हैं, उनके माता पिता पंजाब से थे, रिपब्लिकन पार्टी की उम्मीदवार हो सकती है, उनको भी काफी महत्व दिया जा रहा है। तो 2024 में और इंटरेस्टिंग स्थिति होगी अगर 2 भारतीय मूल की महिलाएं अमेरिका के राष्ट्रपति पद की प्रमुख दावेदार बन गई। इसकी संभावना है। ये चुनाव से जुड़े हुए पहलू और उसका महत्व हम लोग यह देखना चाहते हैं कि अमेरिका में कल 20 तारीख को, कल मतलब 20 को बाइडेन ने पदभार ग्रहण किया, कमला हैरिस ने उपराष्ट्रपति पद संभाला, तो सबसे पहले किस तरह की कार्रवाई की गई? 2 क्षेत्रों की चर्चा मैं कर रहा हूं, 2 एरियाज के बारे में आपको बताऊंगा। एक, पर्यावरण से जुड़े मुद्दे, क्लाइमेट चेंज, जलवायु परिवर्तन, और दूसरा चीन के संबंध में कुछ मुद्दे। ट्रंप के कार्यकाल में पर्यावरणिक मुद्दों को कोई महत्व नहीं दिया जाता था। ट्रंप ने जलवायु परिवर्तन के पेरिस समझौते से अमेरिका को अलग कर दिया था। बाइडेन ने जैसे ही राष्ट्रपति पद संभाला, उन्होंने पहला आदेश जारी किया कि अमेरिका फिर से पेरिस समझौते में शामिल हो जाएगा। ट्रंप ने पर्यावरणिक क्षेत्र में नियमों और प्रणालियों को जो कमजोर करने की कोशिश की थी, उसको भी बाइडेन ने रद्द कर दिया। तो जलवायु परिवर्तन को रोकने के प्रति अमेरिका के प्रयासों को अब एक नया स्फूर्ति, शक्ति मिलेगी। ट्रंप के कार्यकाल में अमेरिका अलग हो गया था और जलवायु परिवर्तन की स्थिति से निपटने में बहुत कठिनाई पैदा हो रही थी। अन्य देश प्रयास कर रहे थे, लेकिन अमेरिका अति महत्वपूर्ण है इस क्षेत्र में भी। बाइडेन ने कहा कि जलवायु परिवर्तन से निपटना उनकी सर्वोच्च प्राथमिकताओं में है। ग्लोबल वार्मिंग को रोकने में अमेरिका भी पूरी शक्ति लगाएगा। ट्रंप ने
जो कदम उठाए थे उनको वापस ले लिया जाएगा और वैश्विक प्रयासों में अमेरिका भी अपनी भूमिका निभाएगा। इसके अलावा उन्होंने कहा कि वो कोरोना वायरस की महामारी से निपटने के लिए और प्रभावी कदम उठाएंगे। अमेरिकी अर्थव्यवस्था जो बहुत कमजोर हो गई है उसको मजबूत करने के लिए कदम, और अमेरिका में नस्लवादी सोच, नस्ल से जुड़े अन्याय, यानी अश्वेत लोगों के साथ अन्याय से भी निपटने के लिए वो प्रयास करेंगे। ये मुद्दा भी अमेरिका में बहुत इंपॉर्टेंट रहा है, लेकिन ये मुद्दे अमेरिका के आंतरिक मुद्दे हैं। हम लोगों के लिए विशेष महत्व है जलवायु परिवर्तन के मामले में बाइडेन के प्रयास, और यहां ये भी महत्वपूर्ण है कि विश्व भर में इसका स्वागत किया गया। फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रोन ने उदाहरण स्वरूप एक ट्वीट किया, वेलकम बैक टू द पेरिस एग्रीमेंट। अमेरिका का पेरिस समझौते में फिर से स्वागत है। वर्तमान में ग्रीन हाउस गैस एमिशन के मामले में उत्सर्जन चीन दुनिया में पहले स्थान पर है, अमेरिका दूसरे स्थान पर है। लेकिन अगर ऐतिहासिक दृष्टिकोण से आप देखिए, कुल उत्सर्जन जो हुआ है ग्रीन हाउस गैस कार्बन डाइऑक्साइड का, उसमें अमेरिका ही फर्स्ट पोजीशन पर रहा है। वर्तमान में भला ही चीन उससे आगे हो गया है करंट एमिशन, और इसलिए अमेरिका की बहुत बड़ी जिम्मेदारी बनती है। प्रौद्योगिकी के मामले में भी अमेरिका दुनिया का सबसे विकसित देश है। इसके अलावा बाइडेन ने कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन को रोकने के संदर्भ में काफी महत्वाकांक्षी बातें कही है। चुनाव अभियान में उदाहरण स्वरूप उन्होंने कहा था कि विद्युत क्षेत्र में कार्बन उत्सर्जन को 2035 तक रोकने के प्रयास करेंगे और पूरी अर्थव्यवस्था में कार्बन उत्सर्जन रोकने के लिए 2050 तक कोशिश की जाएगी। इसके लिए निश्चित तौर पर अमेरिकी कार्यपालिका कदम उठाएगी, लेकिन एक कठिनाई है यहाँ पर। कठिनाई है कि कई कदमों के लिए कानूनी प्रावधानों की जरूरत पड़ेगी, और कानूनी प्रावधान में समस्या ये होगी कि अमेरिका के संसद में, विशेष तौर पर सीनेट में, डेमोक्रेटिक पार्टी रिपब्लिकन पार्टी बराबर है, 50-50 वोट दोनों के पास है। कमला हैरिस उपराष्ट्रपति की हैसियत से अध्यक्षता करेंगी और उनके पास कास्टिंग वोट होगा, निर्णायक मत, जैसे भारत की संसद में होता है। लोकसभा अध्यक्ष के पास एक निर्णायक मत, अगर मत दोनों पक्षों में बराबर हो जाए तो वो चीज अमेरिका में भी है। तो इसको देखते हुए और अन्य समस्याओं के कारण कानून बनाने में तरह तरह की कठिनाइयां आ सकती है। रिपब्लिकन पार्टी के नेताओं की सोच ट्रंप के समान ही है, और इस तरह के कदमों का वो सामान्यतः समर्थन नहीं करते हैं। तो ये अभी कहना बहुत कठिन है कि बाइडेन के प्रयास कितने सफल होंगे। कुछ तो सफलता कानून के बिना भी वो हासिल कर पाएंगे, जैसे विद्युत उत्पादन में कोयले का उपयोग कम करने के संबंध में तरह तरह के नियम बनाएंगे। नवीकरणीय ऊर्जा, रिन्यूएबल एनर्जी के विकास के लिए भी कदम उठाएंगे। तो एक अनुमान लगाया गया है कि हो सकता है कि इस तरह के कदमों से भी अमेरिका का जो कुल कार्बन उत्सर्जन है वो 2005 के मुकाबले
40 से 50% कम हो जाएगा अगले 10 वर्षों में, 2030 तक। चीन ने अनेक लक्ष्य दिए हैं जलवायु परिवर्तन को रोकने के लिए, कार्बन उत्सर्जन कम करने के लिए, लेकिन चीन ने बहुत ठोस कदम नहीं उठाए हैं और न उनकी जानकारी दी है। तो विशेषज्ञों का कहना है कि अगर अमेरिका एक ठोस लक्ष्य रखे, ठोस कदम उठाए, तो चीन पर भी दबाव पड़ेगा कि वो भी अपनी तरफ से ज्यादा प्रभावी कदम उठाए। आज दुनिया का सर्वाधिक CO2 उत्सर्जन चीन के द्वारा ही होता है। और चीन अमेरिका में तरह तरह के मतभेद भी हैं, विवाद हैं, प्रतिस्पर्धा भी है। चीन अमेरिका संबंध पर बाइडेन का क्या असर पड़ेगा? बहुत लोग मानते हैं आने वाले समय में ये सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा होगा। हम लोग के लिए भी महत्व होगा, क्योंकि अमेरिका चीन संबंधों का असर भारत चीन संबंधों पर भी पड़ेगा। उसको अलग कर दीजिए, अभी ध्यान दीजिए सीधे अमेरिका और चीन पर। कई मुद्दे हैं जिनको लेकर अमेरिका चीन के बीच में विवाद रहे हैं, आर्थिक, व्यापारिक वगैरह। लेकिन उनको अगर छोड़ भी दिया जाए तो तात्कालिक मुद्दों में आप देखिए, एक हांगकांग के संबंध में, हांगकांग में जो लोकतांत्रिक व्यवस्था कुछ हद तक थी, उसको चीन ने पिछले कुछ समय में कुचल दिया है। यहां पर इस सीन में हांगकांग के लोकतांत्रिक विधानमंडल में जो जो सदस्य चीन की नीतियों का विरोध कर रहे थे, उनको हिरासत में लेकर कारावास की तरफ ले जाया जा रहा है। ट्रंप की सरकार ने इसका काफी विरोध किया है। इसी तरह से ये दृश्य देखिए, ये एग्जाम्पल है री एजुकेशन सेंटर का। चीन के सिंजियांग प्रांत में वो आइघूर समुदाय के लोगों को इस तरह के केंद्रों में बंद कर दिया जाता है। अब कहा जाता है कि उनको री एजुकेट किया जाएगा, और री एजुकेट करने का मतलब होता है कि उनको ब्रेन वॉश किया जाएगा, चीन का विरोध नहीं करें, चीन के नेताओं की आलोचना नहीं करें। और आइघूर लोगों के मानवाधिकारों का गंभीर उल्लंघन हुआ है सिंजियांग में। उनको जेल के समान स्थितियों में रखा जाता है। बहुत सारे आइघूर मारे भी गए। और इसी संदर्भ में पिछले सप्ताह अमेरिका के विदेश, उस समय के विदेश मंत्री माइक पॉम्पियो ने ये घोषणा की कि अमेरिकी सरकार का मानना है कि चीन उइघुर लोगों का नरसंहार करने का प्रयास कर रहा है, जेनोसाइड, उनका अस्तित्व समाप्त करने की कोशिश। ये बहुत गंभीर आरोप है। और ये अमेरिकी सरकार की तरफ से ये औपचारिक नीतिगत घोषणा हुई। या देखिए, ट्रंप के कार्यकाल में माइक पॉम्पियो जो वहां विदेश मंत्री थे, उनके द्वारा। इसी तरह पॉम्पियो ने अमेरिका ताइवान संबंधों को भी एक नई दिशा देने की घोषणा की, जिससे चीन में बहुत नाराजगी भी पैदा हुई है। और ये सब कदम उठाए गए
ट्रंप के कार्यकाल के अंतिम सप्ताह में क्यों उठाए गए? इसके भी कारण सोचिए। पहला, एक तो चीन और उसकी नीतियों का ट्रंप, पोम्पियो आदि बहुत विरोध करते थे, आलोचना करते थे। लेकिन अंतिम सप्ताह में क्यों? कि पहले क्यों नहीं? क्योंकि जानते थे कि चीन ऐसे कदमों से बहुत ही नाराज होगा, वो भी अमेरिका विरोधी कुछ कदम उठाएगा। और इनकी राजनीतिक सोच थी कि इनका तो कार्यकाल खत्म हो रहा है। 20 जनवरी को ट्रंप भी पद से हट गए, पोम्पियो भी हट गए। अब जो समस्याएं पैदा होंगी वो बाइडेन के सर पर आएंगी। बाइडेन को उनसे निपटना पड़ेगा। और बाइडेन ने एंथोनी ब्लिंकन को सेक्रेटरी ऑफ स्टेट यानी विदेश मंत्री के तौर पर नियुक्त किया है। लेकिन अभी इन्होंने कार्यभार नहीं संभाला है। क्यों नहीं संभाला है? अमेरिका की प्रणाली में जिन व्यक्तियों को कैबिनेट में नियुक्त किया जाता है उन्हें सेनेट से मंजूरी लेनी पड़ती है, और अमेरिकी सेनेट ने अभी मंजूरी नहीं प्रदान की है। इसलिए ये पदभार अभी तक नहीं ले पाए हैं। अब इनकी जिम्मेदारी बनेगी कि अमेरिका चीन के बीच में जो नए तनाव पैदा हो गए हैं हांगकांग को लेकर, वाइघुर लोगों के संबंध में, और फिर ताइवान के साथ संबंधों के संदर्भ में, इन पर अब क्या किया जाए? चीन ने माइक पॉम्पियो और अन्य अमेरिकी पदाधिकारियों पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है। कहा है कि ये अब चीन हांगकांग आदि में कभी प्रवेश नहीं कर पाएंगे। चीन हांगकांग से किसी प्रकार का व्यावसायिक संबंध नहीं रख पाएंगे। बाइडेन ने इन कदमों की निंदा की है। देखिए, ये भी एक महत्वपूर्ण चीज है। पॉम्पियो और उनके सहयोगी रिपब्लिकन पार्टी के नेता थे। चीन ने उन पर प्रतिबंध लगाया। बाइडेन डेमोक्रेटिक पार्टी के हैं, लेकिन उन्होंने भी चीन के इन कदमों को गलत कहा, निंदा की, क्योंकि ये अमेरिका का सवाल है, पार्टी का सवाल नहीं है। तो चाहे रिपब्लिकन पार्टी हो या डेमोक्रेटिक पार्टी हो, इस तरह के कदमों को अमेरिका विरोधी माना जाए। कुछ हद तक भारत में बीजेपी, कांग्रेस और अन्य दलों को भी इस तरह की बात समझने की जरूरत है। तो बाइडेन ने विरोध किया, ब्लिंकन ने भी विरोध किया है। लेकिन समस्या देखिए क्या है। अगर चीन के दबाव में इन कदमों को वापस ले लिया जाए, जो कदम पोम्पियो ने उठाए अंतिम सप्ताह में, तो उससे ये महसूस होगा कि बाइडेन कमजोर हैं, दबाव में झुक जाते हैं। और दूसरी तरफ अगर ये कदम वापस नहीं लिए गए तो चीन अमेरिका में तनाव और बढ़ेगा। बाइडेन का कार्यकाल ही शुरू होगा गंभीर तनाव की स्थिति से। विश्व की अन्य समस्याओं से निपटने में और कठिनाई आ जाएगी। इसलिए अब ये देखना होगा कि आने वाले समय में एंथोनी ब्लिंकन जब विदेश मंत्री का पद संभाल लेंगे तो आईघुर मुद्दे पर, हांगकांग के मुद्दे पर, ताइवान के मुद्दे पर किस तरह का दृष्टिकोण अपनाएंगे? क्या ट्रंप की सरकार के द्वारा उठाए गए कदमों को आगे बढ़ाएंगे या कुछ हद तक पीछे हटेंगे? भविष्य में हम लोग आगे श्रृंखला में भारत अमेरिका संबंधों का भी उल्लेख करेंगे और जिन मुद्दों आज मैंने डिस्कस किया है उनका संबंध भारत
की स्थिति से भी जुड़ेंगे। लेकिन वर्तमान में ये है स्थिति, किस तरह की से अमेरिका में सत्ता परिवर्तन हुआ, क्या समस्याएं आई, और पर्यावरणिक मुद्दों पर और चीन के साथ संबंधों के दृष्टिकोण से क्या करंट डेवलपमेंट्स हुए। उम्मीद करता हूं कि इन मुद्दों पर आपकी कुछ समझ विकसित हुई होगी। करंट अफेयर्स के अन्य अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों की चर्चा और कुछ अन्य क्षेत्रों की भी चर्चा हम लोग समय समय पर करते रहेंगे। धन्यवाद।